हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो एक्चुअल में इस यूनिट के अंदर आपको दो चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से आपका चैप्टर नंबर 1 होगा एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और चैप्टर नंबर 2 होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए, ये जो यूनिट नंबर 2 है, इस बार जो हमारा नया सिलेबस आया है, सबसे ज्यादा जो चेंजेस आए हैं वो यूनिट नंबर 2 में ही आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि इससे पहले जो पुराना सिलेबस था, जो लास्ट ईयर का सिलेबस था, उस सिलेबस के अंदर यूनिट नंबर 2 में केवल एक ही चैप्टर था, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, इस चैप्टर के अंदर से छोटे छोटे से 2-3 टॉपिक को हटाया गया है और उनके प्लेस पर एक नया चैप्टर को ऐड कर दिया गया है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसलिए ये जो यूनिट है थोड़ा सा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लेंथी है, बड़ी यूनिट है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यूनिट बहुत आसान लगेगी, क्योंकि यहां पर जो हम पढ़ेंगे वो सब आपका जो आपने इससे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ा है उसी से रिलेटेड होगा। तो आसान यूनिट है, स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे और अगर आप टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको ये यूनिट भी आसान लगेगी। लेंथी जरूर है, लेंथी हमारी यूनिट नंबर 1 भी है और यूनिट नंबर 2 भी है। लास्ट की जो 3 यूनिट हमारी वो कंपैरेटिवली छोटी भी हैं और आसान भी हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए, पहला चैप्टर में पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इस मेथड को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 12th में आप इस मेथड को पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये मेथड पढ़ना है। वहां पर हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इस मेथड को पढ़ा था और ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो इस मेथड से आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, इस मेथड का यूज आगे जो ये 2 टॉपिक और आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें भी यूज होगा, यानी कि इस मेथड का यूज पूरे चैप्टर में होगा, चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर 1 का कोई क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जहां पर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज ना हो। इसलिए इस मेथड को आज आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, जिससे आगे आपको कोई भी टॉपिक को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पर आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे के जैसे जैसे जो टॉपिक आता जाएगा उस टॉपिक को मैं डिटेल में आपको बताते जाऊंगा। चलिए, तो यहां पर आज का जो हमारा टारगेट है वो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब इस मेथड के अंदर भी 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इस मेथड के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक वो जिनमें बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं होती है और एक वो जिसके अंदर बाउंड्री कंडीशन गिवन होती है। तो आज के लेक्चर में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे जहां पर बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सीखेंगे कि अगर बाउंड्री कंडीशन गिवन है तब हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जब आप क्वेश्चन को मेथड ऑफ सेपरेशन से सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आगे जाकर के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होती है, तो जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जो आपने मैथमेटिक्स 2 में पढ़ा था, यानी कि आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सीएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सीएफ प्लस पीआई। तो सीएफ भी कैलकुलेट करना है, पीआई भी कैलकुलेट करना है। तो इसलिए आपको सीएफ के वो रूल आने चाहिए जो रूल आपने मैथमेटिक्स 2 में पढ़े थे। अब मैं आपको सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। ये आपने मैथमेटिक्स 2 के अंदर ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमने पढ़ा था तो हमने वहां पर सीएफ के 4 केस पढ़े थे। सीएफ को कैलकुलेट करने के 4 केस हमने पढ़े थे मैथमेटिक्स 2 के अंदर, उन्हीं का मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। पहले एक बार आपको बता रहा हूं कौन कौन से 4 केस होते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट थोड़ा बहुत इसको भूल गए होंगे, कुछ को बहुत अच्छे से अभी भी याद होंगे। तो चलिए देखते हैं। दूसरी चीज, सीएफ के 3 केस हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़े। यूनिट नंबर 1 में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सीएफ को कैलकुलेट करना सीखा था। तो पार्शियल में 3 केस होते हैं।
ऑर्डिनरी में 4 केस होते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर 4 केस कौन कौन से हैं। देखिए, व्हेन ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं अगर वो रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं तब आपका केस 1 बनता है। बात समझ में आ रही है? देखिए, अब यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब हमने यूनिट नंबर 1 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी तो वहां पर हमने सीएफ के 3 केस पढ़े थे। वहां पर 3 ही केस होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्चुअल में 2 केस बनते हैं। एक तो बनता है रूट्स अगर आपके डिस्टिंक्ट है तो एक केस बनता है, और अगर रूट्स आपके इक्वल हैं तो दूसरा केस बनता है, और तीसरा केस वहां पर बनता था अगर डी और डी डैश कॉमन आ जाए तो। लेकिन यहां पर ऑर्डिनरी के केस में जो केस है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि रूट्स का नेचर क्या है, जबकि पार्शियल में नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो पहला केस है हमारा व्हेन ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, अगर रूट्स रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं तो देखिए, पहला इसमें 1 रियल रूट, अगर मान लीजिए आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन का केवल एक ही रूट आ रहा है जिसको आपने m1 कह दिया, तो CF का फॉर्मूला क्या बनेगा? CF इक्वल टू C1 e की पावर m1x, ये आपका CF निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर आपके 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं तो CF निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा C1 e की पावर m1x C2 e की पावर m2x। मतलब ये तो आएगा ही आएगा, ये टर्म और बढ़ जाएगी इसमें C2 e की पावर m2x, और ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा। थोड़ा बहुत अगर आप भूल गए होंगे तो तुरंत आपको याद आ गया होगा। इसी तरह से अगर 3 हो तो एक टर्म और बढ़ जाएगी, 4 हो तो एक टर्म और बढ़ जाएंगे। और इनमें भी अगर मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो देखिए इंपॉर्टेंट केवल पहले 2 ही हैं, इन्हीं का यूज ज्यादा होगा, फर्स्ट और सेकंड का। ये मैक्सिमम यूज होगा इनका, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आप फोकस करेंगे। नाउ केस नंबर 2, व्हेन ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है आपको अच्छे से मालूम है, नहीं भी मालूम है तो हम अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी आ जाएगा कि हमने ऐसा पहले भी किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देखो अगर 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे, मान लो दोनों ही रूट्स m m है, तो CF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2x e की पावर में mx। इसी तरह से अगर 3 होंगे तो इसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगी, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर e की पावर mx। और इसमें भी इंपॉर्टेंट केवल पहला वाला ही है, ये ज्यादा यूज होगा। देखिए जो यूज होंगे वो बहुत ज्यादा नहीं है। अब चलते हैं केस 3 पे। व्हेन ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट, अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए मतलब इमेजिनरी रूट आ जाए तब क्या करेंगे? तो देखिए इमेजिनरी रूट में क्या होगा? 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट। सीधी सी बात है, जब कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तो वो पेयर में आते हैं। किसमें आते हैं? पेयर में। कॉम्प्लेक्स रूट कभी भी आपको सिंगल देखने को नहीं मिलेगा, पेयर में देखने को मिलेगा। तो अगर एक पेयर है कॉम्प्लेक्स रूट का तो फॉर्मूला क्या बनता है? e की पावर में अल्फा x, अल्फा इसका रियल पार्ट है, ब्रैकेट के अंदर C1 cos बीटा x, बीटा इसका इमेजिनरी पार्ट है, प्लस C2 sin बीटा x। सेकंड इसमें आ जाएगा 2 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड इक्वल। अगर 2 पेयर है दोनों के दोनों इक्वल हैं तब आप ऐसे लिखेंगे। इसमें से भी जो यूज होगा, जो इंपॉर्टेंट है वो पहला वाला ही है, फर्स्ट वाला। क्लियर है? अब चलते हैं केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4, ये केस नंबर 4 है। देखिए एक्चुअल में जो केस 4 है ये केस 1 ही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केस 1 में और केस 4 में कोई डिफरेंस नहीं होता है। देखिए व्हेन ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज इरेशनल रूट्स, यानी कि जब आपके रूट्स जो है वो रूट में आ जाए, इमेजिनरी नहीं है, रूट में आ रहे हैं, तो इसमें भी 2 चीज बनेंगी। अगर 1 पेयर है आपका इरेशनल रूट्स का तो फॉर्मूला हो जाएगा C1 e की पावर। देखो इसमें 2 पेयर है, 2 रूट्स एक्चुअल में, एक होगा अल्फा प्लस रूट बीटा और एक होगा अल्फा माइनस रूट बीटा। तो C1 e की पावर अल्फा प्लस बीटा x, पहले हमने प्लस साइन ले लिया और उसके बाद हमने माइनस ले लिया। एक्चुअल में ये रूट्स भी क्या है? ये रूल भी रियल, ये जो रूट्स हैं ये भी तो रियल और डिस्टिंक्ट ही हैं। अगर आप ध्यान दें ये रूट्स भी रियल और डिस्टिंक्ट रूट ही हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पर भी 3 केस ही हैं। जो केस नंबर 4 है वो केस नंबर 1 का ही पार्ट है, बस वहां पर क्योंकि रूट में आ रहा था उसको इसलिए सेपरेट कर दिया। नहीं तो आप देखेंगे फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही है, C1 e की पावर में m1x। अब वहां पर m1 के प्लेस पर क्या है? यहां पर m1 के प्लेस पर है अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, यानी कि m1 है अल्फा प्लस रूट बीटा और m2 है अल्फा माइनस रूट बीटा। तो आप देख सकते हैं ये m1 है और ये m2 है। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा सर हमने इसका एक फॉर्मूला और पढ़ा था। हाँ,
जब हम मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे थे तो हम यहां पर इसको दो तरीके से लिखते थे। एक तरीका तो यही होता था, दूसरा तरीका हम इसको साइन हाइपरबोलिक की फॉर्म में और कॉस हाइपरबोलिक की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए मैंने हाइपरबोलिक वाले फॉर्मूले नहीं लिखे। और इन दोनों में से भी पहला वाला ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको किन का ध्यान रखना है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं सीएफ के जो आपको याद रखने हैं। एक ये 2 3 4 5, केवल 5 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, और इनको आप याद रखेंगे तो आपको आज के लेक्चर के, नेक्स्ट लेक्चर के सभी क्वेश्चंस का सीएफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का मेथड, और हमारा मेथड है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि 7 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरा, चैप्टर नंबर 1 में आगे जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, सभी टॉपिक के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सभी क्वेश्चंस में मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आपको अप्लाई करना होगा। यानी कि अगर ये मेथड आपको आ गया तो मान के चलिए कि आपको चैप्टर 1 समझ में आ गया, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है इस मेथड में। देखिए इन दिस मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, वी एज्यूम द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पीडीई, पीडीई मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब यह है कि जिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आप पहले स्टेप में ही उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को एज्यूम कर लेंगे, अपनी तरफ से मान लेंगे। क्या मानेंगे? दो फंक्शन का प्रोडक्ट जो हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन का, हमारे पीडीई का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम स्टार्टिंग में ही दो फंक्शन का प्रोडक्ट एज्यूम कर लेंगे। बात समझ में आ गई? मतलब यहां पर एक तरह से हम पहले स्टेप में ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं, और उसके बाद उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आगे चलते हैं। ईच फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ओनली, और यहां पर जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, मान लीजिए मेरे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन u है, तो u क्या करेंगे, हम u को हम दो फंक्शन का प्रोडक्ट मानेंगे। एक फंक्शन x हो जाएगा, दूसरा फंक्शन y हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों जो फंक्शन होंगे, ईच फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ओनली। और देखो यहां पर जो x है ये भी केवल एक वेरिएबल का फंक्शन होगा, और y भी केवल एक ही वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए, यानी कि x को भी एक ही वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए और y को भी एक ही वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए। ये हम अपनी तरफ से स्टार्टिंग में ही क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई? और जब आप ऐसा एज्यूम कर लेंगे तो आपकी जो पीडीई है ना, सो टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आर फॉर्म, तो आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब आपके पास दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएंगी तो उन दोनों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सीएफ निकालेंगे, पीआई निकालेंगे, है ना। मतलब आपको दो बार सीएफ निकालना पड़ेगा, दो बार पीआई निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद आप x और y की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बोलो बात समझ में आ गई? अब ये जो मेथड है, इस मेथड में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस मेथड में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक वो क्वेश्चन जहां पर आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं होंगी, व्हेन बाउंड्री कंडीशंस आर नॉट गिवन, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन जहां पर आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी। आज के लेक्चर में हमारा जो टारगेट है वो इसको कंप्लीट करने का है, व्हेन बाउंड्री कंडीशंस आर नॉट गिवन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे व्हेन बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन। बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन होंगी तो क्या कुछ नया करना होगा? तो देखो नया कुछ नहीं करना है। अब बात को समझिए, अगर आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन है, पहले यहां देखिए, अगर आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है तो आपको x को कैलकुलेट करना है, y को कैलकुलेट करना है, इसमें पुट कर देना है। पुट करने के बाद जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। यहां पर अगर आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन है, उस बाउंड्री कंडीशन गिवन है, तब भी आपको क्या करना है, इसको एज्यूम करना है, x निकालना, y निकालना, यहां पर पुट करना है और आपका u की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब आपको थोड़ा आगे बढ़ना है, यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है तो आप यहीं पर आकर रुक जाएंगे, लेकिन अगर आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन है तो आप इसको और आगे बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि इसके अंदर आपके कांस्टेंट होंगे। इसके अंदर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। जो आप सीएफ निकालेंगे तो वहां पर C1 C2 C3 इस तरह से आएंगे कांस्टेंट।
अब आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन है, तो इन बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से आप कांस्टेंट को फाइंड आउट कर लेंगे, और जब आपके कांस्टेंट फाइंड आउट आ जाएंगे, कांस्टेंट आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, तो आप कांस्टेंट को पुट कर देंगे। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि इस केस में आपको कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये तो था हमारा बेसिक इस यूनिट का, जो मैंने आपको बताया इस चैप्टर का, है ना। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी मैंने बताया आपको थ्योरेटिकल, है ना, अभी केवल मैंने आपको ऑरली बताया। अब इसी चीज को जो मैंने आपको बताया है, इसको अब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहा हूं, और क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज मैं आपको बताते चलूंगा। आज के हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, और बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे, बहुत धीरे धीरे इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, और 1 या 2 बार अपने आप प्रैक्टिस करके देखना है, तो आपको आज के लेक्चर से ही ये पूरा का पूरा जो मेथड है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। यूज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व द इक्वेशन। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं व्हेन बाउंड्री कंडीशंस आर नॉट गिवन। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं दी गई है ना, कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं दी गई है, आपको केवल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, del टू यू, सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दी है उसी को लिख लेते हैं, del टू यू अपॉन del एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स del u ओवर del x और प्लस का del u अपॉन del y इक्वल टू में 0, और इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप पे। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन एज्यूम करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या करना है, एज्यूम करना है। तो यहां पर आप लिखेंगे लेट अब एक बात बताइए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पीडीई, इसमें u जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि यहां पर जो u है ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है, किस किस का, x का और y का, तभी तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है। अगर ये एक ही वेरिएबल का फंक्शन होता तो पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होता, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता। क्लियर है। तो u क्या है, 2 फंक्शन का, 2 वेरिएबल का फंक्शन है। तो अगर आप इस पीडीई को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद देखिए जब आप किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो एक्चुअल में आप क्या कैलकुलेट करते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इसको सॉल्व करने का मतलब है आपको u को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही u को एज्यूम कर लेते हैं, u इज इक्वल टू x। अब जरा यहां पर ध्यान देना, u इक्वल टू कैपिटल X, और ये जो कैपिटल X होगा ये स्मॉल x का फंक्शन होगा, और कैपिटल Y, और जो कैपिटल Y होगा ये स्मॉल y का फंक्शन होगा। यानी कि ये जो u है ये क्या है हमारे पास, x इंटू वाई। अब यहां पर जरा बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे। देखिए एक्चुअल में क्या है इस u को, अब देखो यहां पर u x और y का फंक्शन था। अगर आपका u x और y का फंक्शन है तो आप इसको 2 फंक्शन का प्रोडक्ट मान लेंगे। किस किस का, अगर ये स्मॉल x है तो आप यहां पर कैपिटल X लेंगे, और अगर ये स्मॉल y है तो आप यहां पर कैपिटल Y लेंगे। जो इस कैपिटल X है वो केवल x का फंक्शन है, और जो कैपिटल Y है वो केवल y का फंक्शन है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो यहां पर लिख भी सकते हैं, आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं है। क्या लिख सकते हैं, वेयर x is the function of x only। जो कैपिटल X है वो केवल और केवल x का ही फंक्शन है, और जो कैपिटल Y है इज द फंक्शन ऑफ y ओनली। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। देखो इसका मतलब यही होता है, जो कैपिटल X है वो केवल x का फंक्शन है, और जो कैपिटल Y है वो केवल स्मॉल y का फंक्शन है। बात समझ में आ गई। चलिए तो आप अगर इतना लिख देंगे तो इतने से ही सबको समझ में आ जाएगा कि कैपिटल X x का फंक्शन है, कैपिटल Y y का फंक्शन है। यानी कि u इक्वल टू एक्स वाई हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1, नहीं इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो यहां तक
आपको समझ में आ गया होगा। तो जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद आप अपनी तरफ से एक सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे जो कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा x और y का। तो u इक्वल टू एक्स वाई आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अब जरा ध्यान से समझिए। देखो ये आपके पास u है, अब आप क्या करो, इस u की हेल्प से इस पीडीई के अंदर जो जो भी डेरिवेटिव आ रहे हैं वो सब कैलकुलेट कर लो। जैसे इसके अंदर आ रहा है डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो आप इस u की हेल्प से डेल यू अपॉन डेल एक्स को फाइंड करो। उसके बाद डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को भी फाइंड करो और डेल यू अपॉन डेल वाई को भी फाइंड करो। यानी कि इस इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से आपको ये वाली टर्म भी कैलकुलेट करनी है, आपको ये भी कैलकुलेट करना है और आपको ये भी कैलकुलेट करना है। जब ये सारे कैलकुलेट हो जाएंगे तो उसके बाद उठा के इस इक्वेशन के अंदर हम रख देंगे। बात समझ में आ गई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स। देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है कि आपको u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब आप यहां पर आइए, देखिए u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहां पर जरा ध्यान दो, यहां पर दो फंक्शन है, एक कैपिटल x और एक कैपिटल y। जो कैपिटल x है वो x का फंक्शन है, जो कैपिटल y है वो y का फंक्शन है, और आप पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसका मतलब y तो कांस्टेंट का काम हो गया, करेगा ना, क्यों? क्योंकि y तो y का फंक्शन है, तो इसलिए x के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो पहले तो जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिख दो। अब ये जो कैपिटल X है, ये कैपिटल X स्मॉल x का फंक्शन है, इसलिए इसका होगा डिफरेंशिएशन। और कैपिटल X का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, यहां पर कैपिटल X का डिफरेंशिएशन होगा dx अपॉन dx। मतलब यहां पर कैपिटल X, यहां पर स्मॉल x। अब हो सकता है यहां पर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी हो गया हो। क्या कंफ्यूजन हो सकता है यहां पर कि सर हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आपने d क्यों लिखा है ना, डेल्टा क्यों नहीं लिखा? तो देखिए कुछ स्टूडेंट को तो समझ में आ गया होगा कि यहां पर d का यूज क्यों कर रहे हैं, डेल्टा का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए इसका रीजन ये है, हम u का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि u जो है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है। u क्या है, दो वेरिएबल का फंक्शन है, x, y का। तो अगर कोई भी फंक्शन दो वेरिएबल का होता है तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन जो कैपिटल X है वो तो केवल और केवल स्मॉल x का ही फंक्शन है, तो इसका तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा। कैपिटल Y भी केवल एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसलिए इसका भी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा। तो u का तो पार्शियल होगा लेकिन x और y का ऑर्डिनरी होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y आप जानते हैं कि dx अपॉन dx। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि dy बाई dx, इसको क्या किस 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 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम y डैश भी लिख सकते हैं, इसको हम y1 भी लिख सकते हैं, है ना। तीन तरह का रिप्रेजेंटेशन आप यूज कर सकते हैं, y डैश और y1। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल X का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल x है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल X डैश से। बात समझ में आ गई ना, क्यों किया, समझ में आया? क्योंकि dy बाई dx को हम y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर dx, अब ऊपर कैपिटल X है, देखो y का डैश आता है, तो यहां पर जो ऊपर होगा उसका डैश आएगा, तो ये yx डैश आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझिए, एक ही क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तभी तो हमें डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो अगर मैं जरा यहां पर ध्यान से देखो, अगर मुझे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को निकालना है तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल अपॉन डेल एक्स एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का, तभी तो मुझे डबल डेरिवेटिव मिलेगा। भाई इसका एक बार और कर दो, तो इसका जब आप एक बार और करेंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, ये एक्स डैश है डबल डैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि dy बाई dx को d2y अपॉन dx स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, y डबल डैश लिखते हैं, y डबल डैश लिखते हैं। तो यहां पर भी हमारा क्या आ जाएगा, y x डबल डैश। बोलो बात समझ में आ रही है? तो पहले मैंने डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला, फिर मैंने डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाला, अब मुझे डेल यू अपॉन डेल वाई भी निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई को फाइंड आउट करते हैं। डेल यू अपॉन डेल वाई, देखो जरा ध्यान से कितना आएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई यहां से निकालेंगे। इसका मतलब इस बार आप u का जो पार्शियल डेरिवेटिव है y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के।
तो इसका मतलब y तो हो गया वेरिएबल और x हो गया कांस्टेंट। तो पहले तो x को ऐसे ही लिख दो क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है। उसके बाद y का करेंगे आप डिफरेंशिएशन। अब क्योंकि y एक ही वेरिएबल का फंक्शन है इसलिए यहां पर आएगा dy अपॉन dy। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? x y डैश। बोलो बात समझ में आ गई? तो हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया, इसको भी कैलकुलेट कर लिया और इसको भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना। जब आपने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इन सभी वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो जब आप इनको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे देखो क्या मिलेगा। del 2 u अपॉन del x स्क्वायर कितना आ रहा है? y x डबल डैश। तो ये आएगा y x डबल डैश माइनस का 2 और del u अपॉन del x कितना आ रहा है? y x डैश y x डैश y x डैश। उसके बाद प्लस del u अपॉन del y, ये रहा x y डैश x y डैश। बोलो यहां तक सभी को समझ में आया? ये लीजिए x y डैश इक्वल टू में 0। ना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहां पर? अब जरा ध्यान देना नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा जरा ध्यान दो। देखो ये जो आपको इक्वेशन मिली, अब आप क्या करेंगे? जो आपने सॉल्यूशन एज्यूम किया था u इक्वल टू एक्स वाई, इस पूरी इक्वेशन को आप एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से क्या फायदा होगा? देखिए एक्चुअल में हमारे मेथड का नाम है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। एक तरफ हम x करेंगे, दूसरी तरफ हम y करेंगे। ऐसा करने के लिए अगर आप इस इक्वेशन को, जो सॉल्यूशन आपने माना था एक्स वाई, अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको वेरिएबल को सेपरेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए यहां पर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। तो डिवाइड, अब इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं? 1 हो गया था हमारा, 2 हो गया था। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर मैं इक्वेशन नंबर 3 को क्या कर रहा हूं? डिवाइड करने जा रहा हूं। तो डिवाइड अबव इक्वेशन, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय एक्स वाई। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? एक्स वाई से डिवाइड करेंगे। अब इतना बड़ा भी लिखना जरूरी नहीं है, समय खराब होगा। सीधे लिखिए डिवाइड बाय एक्स वाई। भाई सीधी सी बात है, ऊपर वाली इक्वेशन को किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? एक्स वाई से। तो चलिए एक्स वाई से डिवाइड करके लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे वाई एक्स डबल डैश, अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, वाई एक्स डबल डैश माइनस 2y एक्स डैश और प्लस एक्स वाई डैश, प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू में 0। एक बार ध्यान से देख लो, y एक्स डबल डैश माइनस 2y एक्स डैश और एक्स वाई डैश। अब हमें क्या करना है? इसको डिवाइड करना है एक्स वाई से। तो सभी टर्म को एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए। कैपिटल एक्स वाई से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप कैपिटल एक्स वाई से डिवाइड करते हैं, कैपिटल एक्स वाई से अगर आप डिवाइड करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलता है, जरा ध्यान दें। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो y से y कैंसिल आउट, यहां पर भी y से y कैंसिल आउट और यहां पर x से x कैंसिल आउट, है ना? ये x और ये x कैंसिल आउट। क्या बचा उसको लिख लेते हैं। देखो यहां पर बचा x डबल डैश अपॉन में कैपिटल X, ये सब कैपिटल X है, माइनस 2 एक्स डैश अपॉन x और प्लस में y डैश अपॉन y और इज इक्वल टू में 0। अब देखो वेरिएबल को सेपरेट करना है, कितना आसान हो गया। y को एक तरफ कर दीजिए और x को एक तरफ कर दीजिए। तो देखो क्या होगा, ये वाला पार्ट इधर रह जाएगा, वो पार्ट उधर चला जाएगा। तो x डबल डैश अपॉन x माइनस 2x डैश अपॉन x और इज इक्वल टू माइनस का y डैश अपॉन y। यहां पर इसको एलसीएम ले लीजिए इधर वाले पार्ट का। तो एलसीएम आएगा x और ये हो जाएगा x डबल डैश माइनस 2x डैश इज इक्वल टू माइनस का y डैश अपॉन y। अब इसके बाद क्या करना है? अब यहां पर जरा ध्यान दें, यहां तक आप पहुंच गए।
अब यहां तक पहुंचने के बाद अब जरा ध्यान दो, यहां पर देखो, यहां पर x डबल डैश आ रहा है, x डैश आ रहा है, y डैश आ रहा है, ये सब ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है। क्या है ये? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये d2y d2x अपॉन dx है, ये dx अपॉन dx है, और ये dy अपॉन dy है। डेल नहीं है, d है, ऑर्डिनरी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर इंपॉर्टेंट है, इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो, ये दो रेशियो है, एक ये है और एक ये, इसको आप क्या करें, माइनस पी स्क्वायर के इक्वल मान लें। किसके इक्वल मान लें? माइनस पी स्क्वायर के। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर माइनस पी स्क्वायर के इक्वल क्यों माना, है ना? देखो एक्चुअल में क्या है, ये रेशियो है, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है। आप जानते हैं जब हमें दो रेशियो इक्वल दिए हो या तीन रेशियो आपस में इक्वल दिए हो, तो हम उसको अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट के इक्वल एज्यूम कर सकते हैं। यहां पर तीन कांस्टेंट यूज होते हैं, जिनको आप तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मैं तीनों को यूज करना आपको बता दूंगा, मैं तीनों का यूज करूंगा, इसलिए किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। हाँ, एक चीज और है, मैंने यहां पर माइनस पी स्क्वायर में एज्यूम किया इसको, आप इसके पी स्क्वायर की जगह और क्या एज्यूम कर सकते हैं? देखिए, माइनस पी स्क्वायर की जगह पर आप इसको प्लस का पी स्क्वायर भी एज्यूम कर सकते हैं, और यहां पर आप इसको के भी एज्यूम कर सकते हैं। आपको मालूम है मैक्सिमम जगह पर हम ऐसी चीजों को के एज्यूम करते हैं। तो यहां पर तीन एजम्पशन आप मान सकते हैं, या तो इसको माइनस पी स्क्वायर के इक्वल मान लीजिए, या के इक्वल मान लीजिए, या प्लस पी स्क्वायर के इक्वल मान लीजिए। अब बात करते हैं क्या आंसर पे कोई वेरिएशन आएगा, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप माइनस पी स्क्वायर मानेंगे तो आपके आंसर में माइनस पी स्क्वायर ही आएगा, है ना? मतलब अगर माइनस पी स्क्वायर अगर आप मानेंगे तो आपका जो आंसर है वो माइनस पी स्क्वायर के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आप प्लस पी स्क्वायर मानेंगे तो आपका आंसर इसी के अकॉर्डिंग आएगा, पी स्क्वायर के। और अगर आप के मानेंगे तो आपका आंसर के अकॉर्डिंग आएगा। यानी कि तीनों केस में आपका जो आंसर है वो अलग अलग आएगा। कब? जब आपको बाउंड्री कंडीशन नहीं गिवन होगी, क्योंकि अगर बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है तो आपके तीनों से आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन तीनों ही आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे। अब अगर आपको बाउंड्री कंडीशन दी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो अगर आपको बाउंड्री कंडीशन दी है तो आप माइनस पी स्क्वायर मानो, या प्लस पी स्क्वायर मानो, या के मानो, आंसर सेम ही आएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारा आंसर अलग आ रहा है, बुक में आंसर अलग दिया है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप क्या मान रहे हैं। अगर बाउंड्री कंडीशन आपको दी है तब आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप कुछ भी मानो। तो मैं आपको बता दूंगा कि माइनस पी स्क्वायर को लेने से क्या फर्क पड़ेगा आंसर पे, प्लस लेने से क्या फर्क पड़ेगा, और के को लेने से क्या फर्क पड़ेगा, ये सब मैं आज आपको यहीं पर क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसके बाद करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसके बाद आप यहां पर करेंगे ये कि ये तीन रेशियो हो गए। आपको जैसा कि हम करते भी हैं, क्या करते हैं हम, एक बार इन दोनों को ले लेंगे, एक बार इन दोनों को ले लेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, आप यहां पर एक बार इन दोनों को साथ में लेंगे और एक बार इन दोनों को साथ में लेंगे। बात समझ में आ गई ना? एक बार इन दोनों का पेयर बनाएंगे, एक बार इन दोनों का पेयर बनाएंगे, और ऐसा करने से आपको दो अलग अलग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएंगे। अब यहां पर ध्यान रखना कि हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है किसमें? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब जरा यहां पर ध्यान दो। देखिए, तो मैं पहले क्या करता हूं, इस वाले इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं। तो x डबल डैश माइनस 2x डैश अपॉन में x इज इक्वल टू में माइनस का पी स्क्वायर। इस x को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको? x डबल डैश माइनस 2x डैश इज इक्वल टू पी स्क्वायर x। देखिए, बहुत धीरे धीरे आपको बता रहा हूं, एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो किसी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप क्या करेंगे, इसको पी स्क्वायर एक्स को लेफ्ट में ले, ये माइनस में है ना, तो एक्स डबल डैश माइनस 2x डैश और प्लस का पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। देखो, अगर आपने इसको प्लस पी स्क्वायर माना होता तो यहां पर ये माइनस का पी स्क्वायर आता। अब इसको करना क्या है, जरा ध्यान से देखो। देखो, x डबल डैश का मतलब क्या है? x डबल डैश का मतलब है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स, यही मतलब है x डबल डैश का, है ना। और इसको आप, चलिए ये तो x डबल डैश का मतलब हो गया। x डैश का मतलब क्या है, जरा x डैश का मतलब भी समझ लेते हैं। x डैश का मतलब है डी एक्स अपॉन डी एक्स,
यही मतलब हुआ ना, ठीक है। अब जरा एक बात ध्यान से समझिए, अगर मैं एक्स डैश की जगह इसको पुट कर दूं, किसको पुट कर दूं, इसको, तो देखो क्या आएगा, तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स माइनस 2 टाइम्स डी एक्स अपॉन डी एक्स और प्लस में पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आई है कैसे लिखा मैंने। अब जरा आगे देखो, अब याद करिए मैथमेटिक्स 2 में जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, हम डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स के प्लेस पर कैपिटल डी स्क्वायर पुट करते थे या नहीं, बात समझ में आ रही ना। और डी बाई डी एक्स की जगह पर डी पुट करते थे, अगर ये क्यूब हो जाए तो डी क्यूब हो जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर डी स्क्वायर पुट कर सकता हूं डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स की जगह और एक्स ऐसे ही रहेगा, माइनस डी बाई डी एक्स की जगह मैं डी पुट कर सकता हूं एक्स ऐसे ही रहेगा और प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहां तक मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, देखिए एक्स को कॉमन ले सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 2d और प्लस में पी स्क्वायर और एक्स आ जाएगा बाहर कॉमन और ये बन जाएगी आपकी क्या, एक्स का जो कोफिशिएंट होता था उसको अगर आप 0 पुट कर दें तो वही हमारी क्या होती थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती थी। लेकिन इतना कुछ नहीं लिखेंगे हम, ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। लेकिन आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इस स्टेप को नहीं लिखेंगे, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आ गया ना एक बार, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या है आपको मालूम है, इसका मतलब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स है। तो अब आप एक काम करिए, अब आप सीधे इस स्टेप को लिखिए, क्या लिखिए, डबल डैश है ना, तो सीधी सी बात है यहां पर डबल डैश को जब आप डी ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स डैश को जब डी ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो डी एक्स आ जाएगा और प्लस में पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 0 आ जाएगा। मतलब आपको यहां पर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स में कन्वर्ट करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस इसके बाद आपको समझ में आ गया। तो ये मैंने एक बार आपको समझा दिया, आगे आप डायरेक्ट करेंगे। तो यहां से x कॉमन आ जाएगा तो डी स्क्वायर माइनस का 2d एक्स, हाँ डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का पी स्क्वायर और बाहर आ गया कॉमन x इक्वल टू में 0। इसके बाद आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब जरा यहां पर ध्यान दें, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का पी स्क्वायर इक्वल टू में 0। दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के आप रूट्स निकालेंगे। अब यहां पर ये पी स्क्वायर आ रहा, सीधी सी बात है हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। तो अब हम यहां पर श्रीधराचार्य फार्मूला लगाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास आई डी स्क्वायर माइनस का 2d डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का पी स्क्वायर इक्वल टू में 0। और अगर आप यहां पर श्रीधराचार्य फार्मूला लगाते हैं तो यहां से आपको देखिए d की क्या वैल्यू मिलेगी, d इज इक्वल टू, देखो श्रीधराचार्य फार्मूला मतलब ये +2 हो जाएगा, +2। देखिए श्रीधराचार्य फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है मैं एक बार लिख देता हूं, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, है ना। ये श्रीधराचार्य फार्मूला होता है। डी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, डी का कोफिशिएंट जो है वो b होता है और पी स्क्वायर यहां पर जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c होता है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर x की जगह यहां d है तो यहां पर देखिए क्या होगा, b की वैल्यू -2 है और यहां पर फॉर्मूले में माइनस होता है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, b कितना -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस का 4ac, a 1 है और c कितना है p स्क्वायर, अपॉन में 2a कितना है 1 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए कितना आएगा, d इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, देखो ये 4 हो जाएगा यानी कि 4 माइनस 4p स्क्वायर आएगा और अपॉन में आएगा 2। देखो इसमें से अंदर से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 1 माइनस p स्क्वायर और अपॉन में 2, ऊपर नीचे 2 कॉमन आके कट जाएगा तो यहां से आपको d की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस p स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई। अब एक चीज देखो मैं आपको बताता हूं,
अगर आप यहां पर माइनस पी स्क्वायर की जगह पर प्लस का पी स्क्वायर मानते तो क्या होता? अगर आप इसको प्लस मानते तो ये यहां पर आके माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता, ये माइनस होता, ये माइनस होता, यानी कि यहां माइनस होता, और जब आप ये फॉर्मूला लगाते तो माइनस का 4ac में यहां प्लस आ जाता, यानी कि आपका फाइनल आंसर में यहां प्लस आता। अगर आप प्लस पी स्क्वायर मानते तो यहां पर 1 प्लस पी स्क्वायर आता। बोलो बात समझ में आ गई? दूसरा, अगर आप इसको के मानते, क्या मानते इसको, अगर आप केवल इसको के मानते तब क्या होता, जरा ध्यान दीजिए। अगर इसको के मानते तो यहां पर के होता, यहां पर के एक्स होता, यहां पर माइनस का के एक्स होता, यहां पर माइनस के एक्स होता, यहां माइनस के होता, यहां माइनस के होता, और यहां पर भी माइनस के होता, और यहां पर जब आप लिखते तो यहां पर प्लस का 4k होता, प्लस का 4k होता, प्लस का 4k होता, यानी कि आपका आंसर होता 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस के। ये अंतर आता। तो आपने देखा तीनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, आपकी चॉइस है, आप तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब हम लेते हैं इन दोनों फ्रैक्शन को, इन दोनों फ्रैक्शन को, इसको मैं इक्वेशन नंबर मान लेता हूं, 3 तो हो गए थे हमारे, इसको इक्वेशन नंबर आप 4 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है? 4 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बोलो बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। अब जरा ध्यान दो, अब मैं 4 से क्या कर रहा हूं, इन दोनों पेयर को ले रहा हूं, माइनस का वाई डैश अपॉन वाई, माइनस का वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू में माइनस का पी स्क्वायर, माइनस का पी स्क्वायर। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखो क्या करें, इस y को उधर। अब यहां पर भी इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको समझाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो करना, और जो मुझे ठीक लगता है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। देखिए 2 तरीके इसके बाद करने के, ये पहला तरीका मैं यहां पर करने जा रहा हूं। देखिए क्या है, आप इस y को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहली बात तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो माइनस का y डैश इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर वाई, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब क्या करें, अब इसको लेफ्ट में ले आओ, तो ये हो जाएगा वाई डैश माइनस का पी स्क्वायर वाई। अब क्या करें, अब इसको डी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, तो वाई डैश का मतलब है डी वाई। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वाई डैश का मतलब है डी वाई। क्यों? क्योंकि एक बार और देख लीजिए, वाई डैश का मतलब है डी वाई अपॉन डी वाई, और आप जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं डी वाई। क्यों? क्योंकि डी अपॉन डी वाई यहां पर डी होगा। अब इसको डी डैश मत लिख देना, वो हम पार्शियल डेरिवेटिव में करते थे, या ऑर्डिनरी चल रहा है। कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहां पर डी वाई आ रहा तो डी डैश होना चाहिए, भाई वो पार्शियल में होता था, यहां ऑर्डिनरी चल रहा है। ठीक है, चलिए, माइनस का पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू में 0, इज इक्वल टू में 0। वाई को कॉमन ले लीजिए, तो डी माइनस पी स्क्वायर वाई आ गया कॉमन, इक्वल टू में 0। अब यहां से हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप जानते हैं, जो इसका कोफिशिएंट है उसको 0 पुट कर दीजिए, डी माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा एक और चीज, यहां पर आप डी की प्लेस पर एम का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि मैथमेटिक्स 2 में भी हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो मैंने डी को ही यूज किया था, डी के प्लेस पर एम को यूज नहीं किया था। तो डी के प्लेस पर एम भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मैं डी के फॉर्मेट में ही आंसर निकालूंगा, जैसे कि हमने मैथमेटिक्स 2 में भी किया था। हाँ, मैथमेटिक्स 4 में जो हमारी पहली यूनिट थी पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पर हम डी के प्लेस पर एम यूज करते थे और डी डैश के प्लेस पर 1 यूज करते, तो वहां पर तो करेंगे, लेकिन यहां पर मैं डी के फॉर्म में निकालूंगा। आप चाहें तो डी के प्लेस पर एम का यूज भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहां से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, डी माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से डी की वैल्यू क्या मिली, यहां से डी की वैल्यू मिली पी स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर डी का एक ही, देखिए ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स तो निकाल दिए, लेकिन हमने आंसर तो लिखा नहीं, आंसर हमने लिखा नहीं। पहले एक काम करते हैं, हम आंसर को लिख लेते हैं। देखिए इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद दोबारा रिपीट करेंगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर आ जाए। पहले आंसर लिख लें भाई, हमने यहां पर रूट्स निकाल लिए। कैसे रूट्स आए? इरेशनल रूट्स आए। वन पेयर है इरेशनल रूट्स का, तो अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, वन पेयर है इरेशनल रूट्स का, तो हम यहां पर CF लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CF। देखो CF कितना आएगा? वन पेयर है इरेशनल रूट्स का, तो CF आएगा C1, CF इक्वल टू C1 e की पावर में। देखो अब यहां पर जरा वापस आते हैं एक बार इरेशनल रूट्स पे। ये अगर आपके पास एक पेयर है इरेशनल रूट्स का, तो C1 e की पावर में पहले प्लस वाला और फिर माइनस वाला, तो इस फॉर्मूले को यहां पर लगाना है। तो C1 e की पावर में 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस C2 e की पावर में 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर एक्स। बोलो बात समझ में आ गई? ये CF हो गया। अच्छा PI कितना होगा? अब यहां पर जरा ध्यान दो। PI देखो, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो ये थी, और आप देख सकते हैं आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर राइट हैंड साइड 0 है, और आप अच्छे से जानते हैं जब RHS 0 हो तो PI 0 होता है। इसलिए मैंने अभी आपको PI के केस बताए भी नहीं है, क्योंकि यहां पर सबका PI क्या आने वाला है? 0। तो PI हो गया 0। तो अब आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इस पर्टिकुलर केस के लिए, कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू, कैपिटल X की वैल्यू, तो कैपिटल X की वैल्यू होगी CF प्लस PI। तो यहां पर मैं CF और PI को ऐड करने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। X इज इक्वल टू CF प्लस PI, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो X इज इक्वल टू CF कितना है? C1 e की पावर में 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस C2 e की पावर में 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर एक्स, और 0 PI तो 0 है, इसका मतलब आपका x यही आने वाला है। तो यहां से हमने एक पार्ट तो कैलकुलेट कर लिया x को, लेकिन अभी और क्या करना है? अगर आप ध्यान दें, हमने जो सॉल्यूशन एज्यूम किया था वो xy था। x को मैं कैलकुलेट कर चुका, y को कैलकुलेट करूंगा और इस इक्वेशन में लाके पुट कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और अब हम कैलकुलेट करते हैं y को। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, अब देखिए जरा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 से हमें क्या करना है? इक्वेशन 4 ये रही हमारी, इन दोनों फ्रैक्शन को लेना है। माइनस वाई डैश अपॉन वाई, माइनस का वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू में माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का पी स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ मल्टीप्लाई करके, तो यह आ जाएगा माइनस का वाई डैश इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर वाई, और यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि यहां पर तो स्पेस नहीं बचा। तो वाई डैश इक्वल टू, देखिए वाई डैश इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू पी स्क्वायर वाई, पी स्क्वायर वाई, है ना? जो मैंने अभी किया था वही करने जा रहा हूं। अब यहां पर क्या करेंगे? अब जरा ध्यान देना, इसको लेफ्ट में ले आएंगे, तो वाई डैश माइनस का पी स्क्वायर वाई इक्वल टू में 0, और वाई डैश की जगह क्या पुट करेंगे? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, डी वाई माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। वाई कॉमन आ जाएगा, तो डी माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। और अब लिखेंगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ना ऑक्सिलरी इक्वेशन, देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, जरा ध्यान देना। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब आप x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट को 0 पुट करने जा रहे हैं, तो d माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां से आपको d की वैल्यू मिलेगी पी स्क्वायर। अब यहां पर आप लिखेंगे CF। अब देखो CF कितना होगा? अब यहां पर CF का कौन सा केस लगेगा? पहला केस। क्यों? क्योंकि यहां पर एक रियल रूट है पी स्क्वायर, तो जब एक ही रियल रूट हो तो CF होता है C। अब यहां पर C1 नहीं लिख रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि दो कांस्टेंट तो ऑलरेडी यूज कर चुका हूं ना, C1 C2। अब मैं C3 लिखूंगा, C3 e की पावर में पी स्क्वायर वाई। बोलो बात समझ में आ गई? अब यहां पर अगर मैं PI लिखूं तो PI होगा यहां पर 0। PI कितना होगा? 0 होगा। अब यहां पर एक चीज और आपको बताता हूं। क्या बताता हूं? देखो, अगर मैं इसको प्लस का पी स्क्वायर मानता, जैसा कि मैंने आपको बोला
कि यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर भी ले सकते हैं, प्लस पी स्क्वायर भी ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं। अगर मैं इसको प्लस का पी स्क्वायर लेता तो ये यहां पर अगर प्लस होता तो ये पी माइनस माइनस प्लस नहीं हो पाता, फिर यानी कि यहां पर माइनस आता है ना। इसका मतलब यहां पर प्लस आता, यहां प्लस आता, यहां प्लस आता, तो यहां पर ये माइनस में आता, इसका मतलब यहां पर आंसर ई की पावर माइनस पी स्क्वायर वाई आता। बोलो बात समझ में आ गई। और अगर मैं इसको लेता क्या, के लेता, अगर मैं इसको के लेता तो देखो क्या आता, तो यहां पर अगर ये के लेता तो ये के होता यहां पर, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो पाता, तो यहां पर के होता। इसका मतलब ये माइनस के हो जाता, इधर आके ये प्लस के हो जाता, ये प्लस में के आता, प्लस में के आता, और यहां पर माइनस के आता, तो ई की पावर में माइनस का के वाई आता अगर मैं के लेता तब। अब आगे चलते हैं, देखिए तो यहां के बाद अब मुझे क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। यहां के बाद CF मिल गया, PI मिल गया, तो अब मुझे, अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो y की वैल्यू होगी ना। देखो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो y की वैल्यू होगी, तो यहां से मुझे y मिलेगा CF प्लस PI, CF प्लस PI। अब जरा यहां पर ध्यान दो, CF कितना है, CF C3 e की पावर में p स्क्वायर y, CF हो गया C3 e की पावर में p स्क्वायर y, और PI 0 है, इसका मतलब यही आपका क्या है, y की वैल्यू। बोलो बात समझ में आ गई। चलो अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने आपको कहा, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा था कि यहां से आगे करने के दो तरीके होते हैं, इसको आगे करने के दो तरीके होते हैं। अब मैं बताता हूं दूसरा तरीका कौन सा है, आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन यहां से आगे करने के आपके दो मेथड है, और दोनों आपको आने चाहिए मेरे ख्याल से, दो है ना, दोनों का यूज हम कर सकते हैं। देखिए क्या है, अब जरा ध्यान दो, दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास था y डैश अपॉन वाई इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर, y डैश अपॉन वाई इक्वल टू में माइनस का पी स्क्वायर, है ना। तो देखो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप इस y डैश को पहले कन्वर्ट कर लीजिए dy अपॉन dx में, सॉरी dy अपॉन dy, और इस 1 अपॉन वाई को अलग से लिख लीजिए ऐसे। तो देखो 1 अपॉन वाई और इसकी जगह y डैश की जगह क्या आ गया, dy अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, कैपिटल डी, देखिए डी कैपिटल वाई के अपॉन में कैपिटल वाई लिखो, dy को ले जाओ उधर, dy अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर dy। ये भी आसान है, मैं आपको बताऊं, ये भी आसान है, ये भी आसान है, दोनों में ऐसा नहीं है कि कोई आसान है, दोनों आसान है। चलिए अब आपको क्या करना है जरा ध्यान दें, अब इसको कर दें इंटीग्रेट बोथ साइड। देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुके, ये y कैपिटल Y है, ये स्मॉल y है। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। ये दो मेथड कब लगाने, ये मैं आपको बता देता हूं। दो मेथड आपको जब लगाने, जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो वो 1 ऑर्डर की हो। अगर 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तब आप ये मेथड नहीं लगा सकते, तब आपको वही लगाना पड़ेगा CF और PI वाला। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन 1 ऑर्डर की है तो आप CF PI से भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आएगा dy अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर dy। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, क्योंकि आप जानते हैं 1 अपॉन x का log x होता है, इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर dy का हो जाएगा y, और प्लस में एक कांस्टेंट टर्म आएगी। अब यहां पर क्योंकि log है तो आप कांस्टेंट टर्म को भी log की फॉर्म में लिखेंगे, तो कांस्टेंट टर्म लिख दिया मैंने log C3, क्योंकि मैं C1 C2 पहले यूज कर चुका हूं। अब क्या करना है, ये वाली जो टर्म है इसको आपको log के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, देखो इसको आप लिख सकते हैं log e की पावर में माइनस का पी स्क्वायर वाई प्लस log C3। कैसे लिखा मैं बता देता हूं। आप जानते हैं कि अगर मैं यहां पर log e की पावर x लिखता हूं तो ये log m की पावर n के फॉर्मूले से x log e बन जाएगा, और log e की वैल्यू 1 होती है। तो सिमिलरली यहां पर ये x का काम कर रहा है, इसको अगर मैं फॉर्मूला लगा के पीछे लाऊंगा तो माइनस पी स्क्वायर वाई log e बनेगा, log e की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, बस यही स्टूडेंट को लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जबकि है बहुत आसान। अब आप यहां पर log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log e की पावर में माइनस पी स्क्वायर वाई इंटू में C3, और log से log खत्म हो जाएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा C3 e की पावर में
माइनस का पी स्क्वायर, माइनस का पी स्क्वायर, एक मिनट, हमारा यहां पर आ रहा था, हाँ ये तो माइनस था ना, ये माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। तो C3 e की पावर में पी स्क्वायर वाई, तो आप देख सकते हैं दोनों तरीके से आंसर सेम ही आया है। तो ये डायरेक्ट हो गया और ये CFPI हो गया। बात समझ में आ रही? देखो अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कौन सा करना चाहिए, तो आने आपको दोनों चाहिए, आने आपको दोनों चाहिए, लेकिन आपको करना ये वाला। इससे क्या होता है, आपको मालूम है कि क्या करना है, सीधे सीधे CF लिखना, PI आपका 0 ही है, आसानी से आप लिख देंगे। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये दूसरा वाला मेथड मैं यहां से हटा रहा हूं, है ना, बस मैंने आपको समझा दिया है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन के अंदर मैं इस वाले मेथड को भी अप्लाई कर दूंगा, अभी मैंने इस क्वेश्चन में CF वाला मेथड अप्लाई किया है ना। अब हमारा क्या है, फाइनल आंसर की बारी है। तो अब आप क्या करेंगे, पुट कैपिटल X एंड कैपिटल Y इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन थी हमारी, 2 थी शायद, इन इक्वेशन नंबर 2। देखो भाई जो आपने सॉल्यूशन एज्यूम किया था, ये इसको एज्यूम किया था आपने, तो यहां पर x भी निकाल चुके हैं, y भी निकाल चुके हैं, दोनों को पुट कर दीजिए। तो u इक्वल टू अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, u इक्वल टू कैपिटल X कितना है, ये रहा C1 e की पावर में, देखो जरा ध्यान से देखो, u इक्वल टू C1 e की पावर में 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस का पी स्क्वायर x प्लस C2 e की पावर में 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर x। ये तो हुआ x की वैल्यू, किसकी वैल्यू हुई, x की वैल्यू हुई, ध्यान रखना। तो x की वैल्यू को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखना है ना हमें x और y। और अब लिखते हैं y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये रही, C3 e की पावर में पी स्क्वायर y। तो यहां से हमें ये मिल गया हमारा कंप्लीट और फाइनल सॉल्यूशन। दिस इज द फाइनल आंसर। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपने माइनस पी स्क्वायर की जगह पर प्लस पी स्क्वायर माना होता तो यहां पर क्या चेंजेस आते। अगर आपने प्लस पी स्क्वायर माना होता तो यहां पर 1 प्लस पी स्क्वायर आता, यहां पर 1 प्लस पी स्क्वायर आता और यहां पर माइनस का पी स्क्वायर आता। बात समझ में आ गई। और अगर आपने के माना होता तो यहां पर 1 प्लस के आता, यहां पर 1 प्लस के आता और यहां पर माइनस के वाई आता। तो मैंने आपको तीनों के अकॉर्डिंग आंसर बता दिया। तीनों के अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो आंसर में क्या चेंजेस आते हैं, ये मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इस एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको सारे वेरिएशन भी बता दिए, जो वेरिएशन यहां पर आ सकते हैं। वेरिएशन केवल दो ही जगह है, एक तो वेरिएशन है कि आप माइनस पी स्क्वायर मान सकते हैं, प्लस पी स्क्वायर मान सकते हैं, के मान सकते हैं। दूसरा, आप अगर आपके पास वन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आपके पास वन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप उसको CFPI के मेथड से भी कर सकते हैं और आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। दोनों के दोनों तरीके आपके पास हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। लेकिन CF और PI वाला ज्यादा आसान दोनों ही है, पर थोड़ा सा कम समय लगता है उसको करने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 2 को यहां पर अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन आपको कंडीशन गिवन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। और जो हमने अभी किया ये तो उससे भी ज्यादा आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसको जल्दी से करते हैं, पूरा तरीका आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को अपने आप कंप्लीटली सॉल्व करें। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया तो आप मान के चलिए कि आप इसको अपने आप सॉल्व कर देंगे। चलिए तो मैं यहां पर करने जा रहा हूं। सबसे पहले जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो del 2u अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल टू del 2u अपॉन del x स्क्वायर इक्वल टू del u अपॉन del y और प्लस में 2u, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन को एज्यूम करना है। तो लेट u इज इक्वल टू कैपिटल X जो कि स्मॉल x का फंक्शन होगा
कैपिटल वाई जो कि स्मॉल वाई का फंक्शन होना चाहिए, है ना, ये हमने एज्यूम कर लिया। और इसको अब हम सीधे सीधे लिख देते हैं एक्स वाई का प्रोडक्ट, और इसको हम मान लेंगे यहां पर इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ चुकी है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से हम क्या करेंगे, देखो डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, दोनों निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। तो इसको निकालने के लिए पहले तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो यहां पर कैपिटल एक्स एक्स का फंक्शन है, इसका मतलब ये तो वेरिएबल है लेकिन वाई कांस्टेंट है, तो वाई को आप एज इट इज रख दीजिए और इसका करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब क्योंकि कैपिटल एक्स केवल एक ही वेरिएबल का फंक्शन है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा, तो dx अपॉन dx, और इसको आप जानते हैं क्या लिखना है, y x डैश। उसके बाद आपको चाहिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मतलब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि एक बार और डेल यू अपॉन डेल एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो जब आप एक बार और करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो आपको मिलेगा वाई एक्स डबल डैश। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, अब हमने डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये तो आ गया, अब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं। तो देखो डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई का मतलब है आपको इसका पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो एक्स तो हो गया कांस्टेंट, और जब आप वाई का करेंगे तो इसका होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, ये लीजिए। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई डैश लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। चलिए अब क्या करना है, इन सभी वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। नाउ पुट, अच्छा एक चीज और देखो, यहां पर u भी है, u हमारे पास एक्स वाई है पहले से ही। तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में सारी वैल्यू को पुट करिए। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना है, वाई एक्स डबल डैश, वाई एक्स डबल डैश इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई है एक्स वाई डैश, और प्लस में 2। अब यहां u नहीं लिखना, u की जगह क्या माना हमने, एक्स वाई, ये आ गया एक्स वाई। नेक्स्ट स्टेप, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय एक्स वाई। तो जब आप इसको एक्स वाई से डिवाइड करेंगे देखिए कितना आएगा, वाई एक्स डबल डैश अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डैश अपॉन एक्स वाई प्लस 2xy अपॉन एक्स वाई। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से y से y कैंसिल हुआ, यहां से x कैंसिल हुआ, और यहां से पूरा xy पूरे xy से कैंसिल हुआ। बचा क्या, यहां पर बचा हमारे पास x डबल डैश अपॉन में x इज इक्वल टू y डैश अपॉन में y और प्लस में 2। देखो अपने आप ही वेरिएबल सेपरेट हो गए, हमें इस बार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। तो वेरिएबल हमारे सेपरेट हो चुके है ना। तो इस इक्वेशन को मैं आगे लिखता हूं। तो x डबल डैश अपॉन में x इज इक्वल टू y डैश अपॉन में y प्लस 2, और इसको हम मान लेंगे किसके इक्वल, आप माइनस पी स्क्वायर भी ले सकते हैं, प्लस पी स्क्वायर भी ले सकते हैं और k भी ले सकते हैं। लेकिन आज के दोनों क्वेश्चन में आपको माइनस पी स्क्वायर से करा रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में हम के और पी स्क्वायर को भी मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास आ गया माइनस का पी स्क्वायर, है ना। इसको हमने क्या करा, यहां पर मान लिया से या लेट। बोलो बात समझ में आ गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक बार तो इन दोनों को लेना है और एक बार इन दोनों को लेना, मतलब एक बार आप इन दोनों को लेंगे, एक बार आप इन दोनों को लेंगे और एक बार आप इन दोनों को लेंगे। और ये जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन को हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी है, 1 2 हमारी हो चुकी, 1 और 2, है ना। तो ठीक है, इसको 3 मान लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और कोई तो बीच में नहीं आए, ठीक है। ये हमारे पास आ गई 3।
इसको भी आप चाहे तो 3 मान सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहां पर आगे देखिए, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूं, तो यहां पर हमारा आ जाएगा x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस का p स्क्वायर फर्स्ट, और इसको लिया मैंने दोनों को, यहां से इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x डबल डैश इक्वल टू माइनस का p स्क्वायर x, लेफ्ट में ले आइए x डबल डैश प्लस p स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, डी के फॉर्म में, डी ऑपरेटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो x डबल डैश का मतलब होता है डी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब इसके बाद x को कॉमन लेंगे, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, और यहां से अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो ये डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और x इज इक्वल टू 0 आएगा। और यहां से अब मैं लिखूंगा इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आप x के कोफिशिएंट को 0 पुट कर देंगे, तो डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहां से जब आप d की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी प्लस माइनस आयोटा p, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, है ना, d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। क्यों, क्योंकि यहां से आपका डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर, और जब आप यहां से स्क्वायर हटाएंगे इसमें रूट लगाएंगे तो एक तो यहां प्लस माइनस आएगा और अंदर से आएगा प्लस माइनस आयोटा p। इमेजिनरी रूट्स है और इमेजिनरी रूट्स का एक ही पेयर है, तो अब आपको आंसर इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आए वो कॉम्प्लेक्स आए हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट के लिए फॉर्मूला क्या बनता है आप अच्छे से जानते हैं, ये रहा। एक बार और बता देता हूं, व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो आपके पास एक पेयर आया कॉम्प्लेक्स रूट्स का, तो e की पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स c2 sin बीटा एक्स, ये फॉर्मूला आप यहां पर लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा, तो यहां से अगर मैं CF लिखूंगा तो CF आएगा e की पावर में CF इज इक्वल टू e की पावर में अल्फा, अल्फा मतलब देखो, अब इसको चलो पहले इसको ऐसे लिख देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0 प्लस माइनस आयोटा p, क्योंकि एक्चुअल में इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, तो रियल पार्ट क्या होगा 0 होगा। अब लिखते हैं, तो देखो CF कितना बनेगा, CF बनेगा e की पावर में CF इज इक्वल टू C1 यहां लिखेंगे e की पावर में अल्फा एक्स, अल्फा कितना है 0, तो e की पावर में 0x। अब अंदर चलेंगे ब्रैकेट में, देखिए ब्रैकेट में जब आप जाएंगे तो cos, पहले C1 लिखेंगे, C1 cos बीटा, बीटा कितना है यहां पर p है, तो cos px आएगा, प्लस C2 sin बीटा x, बीटा कितना है p, तो sin px आएगा। यानी कि फाइनली आपके पास CF आ गया, देखो e की पावर 0 1 होता है, तो CF आ गया C1 cos px प्लस C2 sin px, ये आ गया हमारे पास CF। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है PI, क्या कैलकुलेट करना है, PI को कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो PI कितना होगा, PI तो आप जानते हैं 0 ही होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है 0, भाई डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड 0 है, तो PI 0 हो गया। तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो गई, तो फाइनल जो हमारे पास x का सॉल्यूशन हो गया कैपिटल X का, वो आपके पास आएगा CF प्लस PI, और यहां पर दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, और CF हमारे पास है C1 cos px प्लस C2 sin px, और PI 0 है, तो यही आपका फाइनल x की वैल्यू आ गई। तो यहां तक मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहां पर एक चीज देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप इसको प्लस का p स्क्वायर मानते तो आपका आंसर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। देखो कैसे, अगर ये प्लस p स्क्वायर होता तो यहां पर ये प्लस आता, यहां ये प्लस रहता, लेफ्ट में यहां माइनस आता, यहां माइनस आता, है ना, यहां माइनस आता, यहां माइनस आता, तो आपके जो रूट है ना वो, अगर डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो डी इक्वल टू प्लस माइनस पी आता, यानी कि आपके रियल रूट आ रहे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाता उस केस में, आपका आंसर उस केस में हो जाता x इज इक्वल टू C1 e की पावर में px
प्लस C2 e की पावर में माइनस px। इतना चेंजेस आ जाता अगर आप इसको प्लस का p स्क्वायर लेते तब। और अगर आप इसको k मान लेते, देखो ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप इसको k मान लेते तो यहां k होता, यहां k होता, यहां माइनस के एक्स होता, यहां माइनस के एक्स होता, यानी कि यहां पर माइनस का k होता, क्या होता, माइनस का k। तो यहां पर आपके पास क्या आता, इधर माइनस के होता, उधर जाके प्लस के हो जाता, प्लस के हो जाता। इसका मतलब कुछ इस तरह से आपका आता, डी स्क्वायर इज इक्वल टू के, यानी कि डी की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस अंडर रूट में के। अगेन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो आपका आंसर क्या आता, इस केस में आपका आंसर आता C1 e की पावर में रूट के एक्स प्लस C2 e की पावर में माइनस का रूट के एक्स। तो मैंने तीनों तरीके से आपको बता दिया, आपके तीनों तरीके से आंसर आ सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। चलिए अब यहां तक तो हम पहुंच गए, अब हम क्या करें, अब हम इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम 3 अब दूसरे पार्ट को कंसीडर करते हैं। देखिए दूसरा पार्ट हमें लेना है ये बीच वाला, y डैश अपॉन वाई प्लस 2, y डैश अपॉन वाई, y डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू है प्लस 2 है, प्लस 2 इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर, प्लस 2 इज इक्वल टू में माइनस का पी स्क्वायर। अब क्या करें, अब इसको करने के अगेन दो तरीके हैं। आप यहां पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं और आप यहां पर CFPI भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं तो CFPI निकाल रहा हूं, तो इसको पहले तो लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लेंगे। तो y डैश प्लस 2y अपॉन में y इज इक्वल टू का माइनस पी स्क्वायर। ठीक, इस y को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर y। और इसको लेफ्ट में ले आओ, क्या इधर स्पेस है, स्पेस तो है, चलिए नहीं मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलता हूं। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं, y डैश प्लस 2y और प्लस में पी स्क्वायर वाई, प्लस में पी स्क्वायर वाई इक्वल टू में 0। अब यहां पर जरा ध्यान दे लो, देखो अब पहले तो y डैश को d में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा dy प्लस, इन दोनों में से मैं एक काम करता हूं, ये हमारे पास p है, ये चलिए ऐसे लिखते हैं 2, अभी ऐसे ही लिखते हैं 2y प्लस पी स्क्वायर वाई। अब यहां पर y को कॉमन ले लीजिए, तो y को कॉमन लेंगे तो d प्लस 2 प्लस पी स्क्वायर और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आप लिखेंगे यहां पर तो क्या आएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, d प्लस 2 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर आप d की वैल्यू को निकालेंगे तो देखिए यहां से d की वैल्यू आएगी, इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं पी स्क्वायर प्लस 2। पी स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया और दोनों के बाहर लगा दिया माइनस। तो कैसा रूट है, रियल रूट है, वन रियल रूट। और वन रियल रूट के लिए CF क्या होता है ये आप जानते हैं। तो यहां से CF आएगा C1, अच्छा C1 नहीं क्योंकि मैं C1 C2 पहले ही चुका हूं, C3 e की पावर में माइनस का पी स्क्वायर प्लस 2 और क्योंकि यहां पर y है तो ये आ जाएगा y। और PI कितना हो जाएगा, PI हो जाएगा 0। तो यहां से अब हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, फाइनल मतलब y का फाइनल। देखिए तो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF प्लस PI, है ना। CF कितना है, C3 e की पावर में माइनस का पी स्क्वायर प्लस 2y, ये हमारे पास आ गया। और अगर आप यहां पर ध्यान दें, यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप माइनस पी स्क्वायर के प्लेस पर प्लस का पी स्क्वायर लेते तो यहां पर क्या आता, ये प्लस में होता, ये प्लस में, ये यहां माइनस होता, माइनस होता, माइनस होता, यानी कि यहां पर ये माइनस होता, ये माइनस होता। जब आप उसको उधर भेजते तो क्या आता, पी स्क्वायर माइनस 2 आता। यानी कि यहां पर अगर आप इसको प्लस पी स्क्वायर कंसिडर करते तो आपका आंसर आता C3 e की पावर में पी स्क्वायर माइनस 2y, ये आ जाता। और अगर आप उसको k लेते तो आंसर क्या आता, C3 e की पावर में k माइनस 2y आ जाता।
ये आता आपके आंसर का वेरिएशन। चलिए अब मैं यहां पर फाइनल आंसर लिख रहा हूं, पुट x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1, पुट x एंड y इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप 2 में पुट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, और आपका फाइनल आंसर होगा u इक्वल टू x कितना है, x पीछे से पुट करते हैं, c1 cos px प्लस c2 sin px, c1 cos px प्लस c2 sin px, ये तो आ गया मेरे पास x, इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है y, और y है मेरे पास c3 e की पावर में माइनस का p स्क्वायर प्लस 2y। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है ना। एक और चीज जो मैं आपको इस बार भी बता देता हूं, क्या है कि जो आपका सेकंड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते थे। देखो कैसे, डायरेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता, यहां y डैश की जगह dy अपॉन dy लिखना पड़ता है ना, और ये 1 अपॉन y आप अलग कर देते, उसके बाद dy अपॉन कैपिटल Y करते, और जो स्मॉल dy होता उसको मल्टीप्लाई करके उधर ले जाते, और उसके बाद क्या कर देते, इंटीग्रेशन कर देते, तो आपको तब भी आंसर यही मिलता। तो अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन 1 ऑर्डर की है तो आप उसको दो तरीके से कर सकते हैं, CF के तरीके से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2, 3, 4 कुछ भी है तो आप CF और PI वाला रूल ही लगाएंगे। तो यहां पर आज मैंने आपको जो हमारी यूनिट नंबर 2 थी, और यूनिट नंबर 2 का जो हमारा पहला मेथड था, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इस मेथड में जितना कुछ भी वेरिएशन हो सकता था या जो कुछ भी इसके अंदर हो सकता था वो सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। इन दो क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको पूरा मेथड समझाने की कोशिश की है। तो इन दो क्वेश्चन को आप अपने आप बिना देखे एक बार समझने के बाद अपने आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये मेथड बहुत अच्छे से आ जाएगा। और इसी मेथड के ऊपर बेस्ड दो क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर डीपीपी में दिए हैं, दोनों का सॉल्यूशन यहां लिखा हुआ है, आप इन दोनों को सॉल्व करिए, अपने आंसर को चेक करिए। ठीक है ना। अब आंसर हो सकता है कि थोड़ा बहुत वेरी करे, तो वो आपको मैंने बता दिया, वेरी करेगा तो आप कैसे चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा, है ना। अब वो डिपेंड करेगा कि इन्होंने क्या एज्यूम किया और आप क्या एज्यूम कर रहे हैं। क्लियर है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप करके देखें तो ये जो मेथड है, ये मेथड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगी। देखिए क्वेश्चन नो डाउट लेंथी है, अगले लेक्चर के क्वेश्चन और ज्यादा लेंथी होंगे क्योंकि वहां पर हमें बाउंड्री कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, लेकिन बहुत आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।